हम कहते हैं कि हमारे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, यानी हमें पता है हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है और हमारे पास वोट देने का अधिकार है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, यानी पावर ऑफ पीपल है। लेकिन क्या ये वोटिंग सिस्टम, ये वोट देना, वोट के लिए जो है तैयारियां करना, चुनाव प्रचार प्रसार होना, उसके लिए जो है रूल्स बनना और उसके बाद प्रॉपर रिजल्ट तक, क्या ये चीजें आसान होती है मैनेज करना? तो नहीं। इसको अच्छे से समझते हैं, जो कि हमें इस चैप्टर में बताया गया, जिसका नाम है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम, जो कि हमारे सिविक्स का चैप्टर 5 है। सिविक्स का मतलब हम कह सकते हैं पहला चैप्टर और हमारा 5 चैप्टर बुक का। ठीक है, सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 पे। और हम विद इन 15 मिनट्स में चैप्टर का रिवीजन फटाफट से करने वाले हैं, यानी चैप्टर को क्विकली समझने वाले हैं कि क्या कहता है। जैसे कि मैंने ब्रीफिंग सिस्टम आपको दे दिया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वाई इज एवरीवन इज सो एक्साइटेड, है ना। यहाँ पे लिखा भी है योर वोट मैटर्स, कि भाई आपका वोट, आपका जो है हम कह सकते हैं वोट बहुत ज्यादा हमारे लिए मतदान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बोल रही है भाई क्यों सब एक्साइटेड है, ये तो सिर्फ वोटिंग है। तो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ वोटिंग, इट्स द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आर डेमोक्रेसी द जनरल इलेक्शंस। भाई ये हमारी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा जो है हम कह सकते हैं सेलिब्रेशन है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। मतलब अगर हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कैसे है, हम बोल रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री यानी पावर ऑफ पीपल। तो पीपल अपनी पावर कैसे शो करेंगे भाई? ये कोई जो है कार्टून कैरेक्टर तो नहीं है, कोई मूवी तो नहीं है मार्वल वगैरह की जिसमें भाई हम पावर शो कर रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जनता अपनी पावर कैसे शो करेगी भाई? वोट देके उससे पता चलेगा कि वो कौन सा नेता चाह रही है, कौन सा नहीं चाह रही, कौन सी पार्टी उन्हें पसंद आ रही है। ठीक है, चलिए जी। एवरी इंडियन सिटीजन एज 18 एंड अबव हैज द राइट टू वोट। देखो मैंने बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से आपके लिए ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बनाया ताकि चैप्टर टूट कर और आपको बहुत अच्छे से कलरफुल वे में समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट देखते कि भाई कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 और अबव 18 है वो क्या कर सकता है, दैट पर्सन कैन वोट, वो वोट दे सकता है। ईच वोट हैज इक्वल वैल्यू एंड इक्वालिटी इन वोटिंग बेस्ड ऑन आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हर वोट की इक्वल वैल्यू है, मतलब चाहे वो वोट मैं दूं, चाहे जब आप 18 ईयर के हो जाए आप दो, चाहे कोई प्रेसिडेंट दे, चाहे कोई जो है गवर्नर दे, सेम ही वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने वोट दिया तो यानी उनकी एक वोट की वैल्यू 10 बराबर हो गई, ऐसा नहीं है। सबके लिए इक्वल वैल्यू है। और ये किस में बताया गया है, आर्टिकल 326 में, कॉन्स्टिट्यूशन के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट अप्लाइज टू लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड लोकल इलेक्शन। अब ये राइट कहां अप्लाई होते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव में, स्टेट लेवल के चुनाव में, है ना, और लोकल इलेक्शंस में होते हैं, जो हम बोल सकते हैं रूरल और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में। No discrimination by caste, religion, gender, education or income must be registered as a voter to vote. कैन नॉट वोट फॉर समवन एल्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है, कोई हिंदू रिलीजन का है, कोई मुस्लिम रिलीजन का है, कोई फीमेल है, मेल है, कोई कम एजुकेटेड है, कोई बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, कोई हाईली एजुकेटेड है, किसी की इनकम कम है, किसी की इनकम हाई है, इससे कोई लेना देना नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर आपकी एज, अगर आपकी उम्र 18 और 18 साल से ऊपर है आप वोट दे सकते हैं, दैट्स इट। कोई यहाँ पे नहीं लगा रहा है कि आप फीमेल है तो वोट नहीं दे सकते, अरे आप पुअर है तो वोट नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर टू वोट। भाई सबसे पहले तो भाई रजिस्टर होना पड़ेगा, वोटर उसके पास वोटर आईडी वगैरह होनी चाहिए, तभी वो वोट कर पाएगा, तो ये जरूरी है। कैन नॉट वोट फॉर समवन एल्स, मतलब ऐसा नहीं कि अरे यार चलो मैं घूमते फिरते चलेगी, मम्मी के बदले का वोट दे, भाई नहीं, मुझे मेरे ही हिस्से का वोट देना है। वोटर आईडी वगैरह प्रॉपर चेक होती है, अब हमें आइडिया क्योंकि हम वोट देने जाते हैं। क्रिमिनल्स कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम्स, वोटिंग राइट्स। अब ऐसे क्रिमिनल्स, अब जिनको क्या बोला जाता है, जो बिल्कुल ही हीनस और सीरियस क्राइम्स करते हैं, भाई उनको क्यों वोट देने दिया जाएगा, तुम पड़े रहो जेल में। ठीक है, तो उनको, उनके पास जो है वोटिंग राइट चले जाते हैं उनके पास से। 2024 में अगर हम बात करें, जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए थे, है ना, लगभग 980 मिलियन एलिजिबल वोटर्स थे। 980 मिलियन, वैसे तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन भाई बिलियन में है, तो उसमें से 980 मिलियन लोगों जो वोटर्स थे वो एलिजिबल थे, वोट कर सकते थे। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी थी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा, मैं रफली बना देती हूँ, है ना, ये क्या है हमारा प्यारा प्यारा ऐसे बना रही हूं मैं आपके रेफरेंस के लिए, ये प्यारा प्यारा भारत है ना। तो अलग अलग स्टेट्स है, जैसे ये एक स्टेट, ये एक स्टेट, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे, ऐसे करते करते 28 हमारे स्टेट है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी क्या होती है, मतलब पूरा देश हमारा छोटी छोटी ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बता है ना, ऐसे ऐसे पूरे स्टेट के अंदर ऐसे ऐसे करके पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी एरियाज में बटा है। इन एरियाज को क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना। क्लियर हो गया। तो टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, आपको ऐसा लग रहा है बैक्टीरिया अमीबा का वो बना रहे हैं, लेकिन समझ जाओ आप।
क्योंकि जल्दी में अभी इतना ही बता सकती, ऐसे ही बता सकती हूँ। इट इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कॉर्नर स्टोन की बात की जा रही, मतलब क्या कॉर्नर कर दिया जा रहा है? नहीं, यानी ये एक नींव है, ये फाउंडेशन है हमारे भारत की डेमोक्रेसी का। अगर वोट ही नहीं होगा तो काहे की डेमोक्रेसी? तो वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है, और जो पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब इक्वालिटी को इंश्योर करती है कि भाई पॉलिटिकली यहाँ पे इक्वालिटी रहे, एक समानता रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिजिंग बैरियर्स इनेबलिंग पार्टिसिपेशन इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। अब मैम जो बेचारे अपंग हैं या जो देख नहीं सकते, जो बुजुर्ग है, जो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जो बेचारे बेड पे मतलब वो बेड से भी नहीं उतर सकते, जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्या उनके लिए कोई सुविधा है? क्या वो वोट नहीं करते? तो ऐसा नहीं है, है ना। यहाँ पे जो नहीं देख पाए, जो नहीं चल पाए, उनसे कोई मतलब नहीं हमें। हमारे लिए इतनी फैसिलिटीज अब कर दी गई है कि आपके घर घर पे से भी आप वोट दे सकते हो। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि सबका वोट कीमती है। हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि अरे कोई बात नहीं, अगर ये लोग वोट नहीं दे पा रहे, नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं। नहीं, सबका वोट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो भी बैरियर्स हैं, जो भी रुकावटें आती, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकती, मैं बेड से उठकर घर से बाहर नहीं निकल सकती, वोट देने क्या जाऊंगी? मेरी उम्र मान लो 80+ है, 70+ है, या जो भी है, लेकिन मैं उठ नहीं सकती, तो क्या मैं वोट नहीं दे पाऊंगी? नहीं। यही बैरियर को यहाँ पे इसके लिए ब्रिज बनाया गया है ना। यहाँ पे ये ध्यान दिया गया कि सबका पार्टिसिपेशन बना रहे, यानी सब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो पाए, यानी सब वोट दे पाए जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं। ठीक है, अगर आगे हम यहाँ पे बात करें, डेमोक्रेसी वर्क्स व्हेन एवरीवन कैन वोट फ्रीली एंड फेयरली। डेमोक्रेसी जब ही काम कर सकती है जब हर कोई फ्रीली, आराम से, फेयर तरीके से, ईमानदारी से वोट कर सके, भाई तभी तो डेमोक्रेसी है। हम बोलेंगे अरे जो अच्छे फिट है या जो एजुकेटेड है वही वोट करे तो डेमोक्रेसी? नहीं, यहाँ पे कोई भी जो 18+ है वो वोट दे सकता है फ्रीली एंड फेयरली। वोटिंग पीपल्स चॉइस इन डेमोक्रेसी। वोटिंग क्या दिखाती है कि भाई आपकी चॉइस, की डेमोक्रेसी में आपकी क्या यहाँ पे चॉइस है। इंडिया की बात करें तो 15 जो है टाइम्स यूके की पॉपुलेशन से और 6 टाइम फ्रांस के एरिया से बड़ी है ना। तो इलेक्शन कैसे होंगे? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होंगे। आसान होगा क्या? आसान होगा? इतनी बड़ी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री में इलेक्शंस कराना भाई मुश्किल होता है। सो यहाँ पे फिर कौन आता है? जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था, तो ईसीआई रोल पे आती है। ईसीआई बोलती है टेंशन नहीं लेना, मैं हूं यहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन। यहाँ पे हमारी ईसीआई इलेक्शन कंडक्ट कराती है। ईसीआई इंश्योर करती है कि कोई भी वोटर पीछे ना रह जाए। ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें रिमोट एरियाज, ऐसे ऐसे एरियाज में भेजा जाता है ताकि वो उन सिटीजन से वोट दिलवा पाए, उनको हेल्प कर पाए, है ना। ऐसे ऐसे एरियाज जहाँ पे जाना मुश्किल हो, है ना। मतलब सबको वोट देना है भाई, अगर आप एलिजिबल है यू हैव टू वोट। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 2024 की बात करें तो एल्डरली एंड डिसेबल कुड वोट फ्रॉम होम। अब यहाँ पे ऐसे चेंजेस कर दिए थे कि जो बहुत बड़ी उम्र के हैं या जो बेचारे डिसेबल्ड हैं पर वो भी वोट कर सकते हैं घरों से, तो ये सुविधा कर दी। पोस्टल वोटिंग भी हो गई, है ना। जैसे कुछ वोटर्स हैं वो घर से पोस्ट वगैरह के थ्रू पोस्टल वोटिंग कर रहे हैं। ब्रेली वोटर कार्ड्स, मतलब जो बेचारे, अगर हम बात करें जो ऐसे देख नहीं पाते उस तरीके से, तो क्या कर सकते हैं? ब्रेली सिस्टम के थ्रू, और उसके थ्रू जो क्या कर सकते वोट दे सकते, है ना। एप्स बनाई गई है, असिस्टेंस मतलब उनको दिया गया है कि भाई ऐसे थ्रू आप वोट करो। व्हील चेयर्स, रैम्स वगैरह प्रोवाइड है कि जो सीढ़ियां वगैरह नहीं चढ़ सकते, जो चल ही नहीं सकते, तो उनके रैम्स है कि रैम्स में भाई व्हील चेयर जो है चढ़ के वो जा पाए, है ना। व्हील चेयर वहां पे दे दी है कि आप भाई व्हील चेयर पे बैठ के आप वोट दीजिए। गोल क्या है? इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस फॉर ऑल। यहाँ पे गोल ये है कि हर कोई यहाँ पे इंक्लूड रहे और एक्सेसिबल रहे, यानी हर किसी को इंक्लूड होना है भाई, वोट देना है। 18+ हो आप, आपको वोट देना है। और एक्सेसिबल मतलब हर कोई वो वोट देने जा पाए, एक्सेस वो कर पाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चा? आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलो। ठीक है, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा। ये देखो, ये आपके लिए जो है बताया गया है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। चलो, द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ईसीआई के बारे में थोड़ा पढ़ ले कि भाई ईसीआई का रोल क्या है, जब इतनी इंपॉर्टेंट बातें बोल रही है। तो ईसीआई इंडिपेंडेंट बॉडी दैट कंडक्ट्स एंड ओवरसीज इलेक्शंस इन इंडिया, है ना। इलेक्शन होते हैं इंडिया में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ईसीआई की होती है। इट्स अ काइंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी इस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपने हिसाब से सही तरीके से काम करती है, जो कि अच्छी बात है। अगर मानो कोई जो है इंटरफेयर करेगा, जो है दखलंदाजी करेगा, तो कैसे काम कर पाएगी फ्री एंड फेयरली? तो इसीलिए इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये इंश्योर करती कि इलेक्शंस फ्री हो, फेयर तरीके से और ट्रांसपेरेंट हो, है ना। ऐसा ना हो कि जनता से छुप करके कोई कर्मकांड हो रहे, नहीं, ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेस इलेक्शंस कीपिंग इन माइंड इंडिया साइज एंड डाइवर्सिटी। भाई पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो और डाइवर्सिटी भी बहुत है, अलग अलग रिलीजन, कास्ट वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो ऐसे में जो भी इलेक्शंस होते हैं बहुत सोच समझ के किए जाते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ईसीआई की होती है, इसीलिए तो इंडिपेंडेंट है। मानो अगर वो डिपेंडेंट हो गई, गवर्नमेंट
इंटरफेयर करेगी तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कंडक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, एग्जांपल लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, अदर्स, है ना, अलग अलग टाइप के यहाँ पे इलेक्शंस करवाती है, लोकसभा के चुनाव करवाती है ना, जो स्टेट लेवल के चुनाव करवाती है और अदर लेवल के चुनाव करवाती है। एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। हम बोलते हैं ना हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, उसकी प्रोसेस कैसी डेमोक्रेटिक है, तो उसके लिए गार्डियन का काम करती है। जब तक आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, जब तक ईसीआई उसका ध्यान नहीं रख रही है कि सब कुछ सही से हो, तो काहे की डेमोक्रेसी, है ना। प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड इक्वालिटी इन इलेक्शंस। यहाँ पे ईसीआई बहुत बड़ा रोल करती है, तभी जाके लोगों को ये रहता है कि नहीं भैया सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, फ्री फेयर तरीके से हो रहा है ना, यानी हम कह सकते हैं इक्वालिटी है, हमारा इस पे ट्रस्ट है। क्लियर हुआ बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ा भाई समझ तो ले कहां से आया कैसे आया। तो ईसीआई क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब स्टैब्लिश हुई थी भैया? डेट याद रख लो, कमेंट पे लिख लो, ऐसे लिखते लिखते याद हो जाएगा। 1950 1950 में। ये इंश्योर करती है कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। कंडक्ट इलेक्शन अब किस किस के लिए कंडक्ट करती है भाई? लोकसभा के चुनाव करवाती है, राज्यसभा की करवाती है, स्टेट लेवल के इलेक्शन करवाती है, इवन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी चुनाव यहाँ पे करवाती है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? ये भी कमेंट में लिख दो। 1951-52 में जो है पहला हमारा जनरल इलेक्शन हुआ था, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं भाई डेमोक्रेसी की ये क्या है? गार्जियन है, ठीक है। ये है ऑफिस, जो है ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। ये देखो ढाका में। ओके चलो पूरा दिखा देते हैं आपको। ढाका बोल रही, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, दिल्ली में, ठीक है। मैं अभी पढ़ रही थी ढाका के बारे में, एकदम से मुंह से निकल गया। द ईसीआई परफॉर्म्स क्रूशल आस्क लाइक। अब ईसीआई क्या करवाती है भाई? इलेक्शंस की डेट सेट करती है कि कब होने इलेक्शन, है ना, कब भैया इलेक्शन होंगे। रजिस्टर करती पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में लड़ेगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की भैया आप चुनाव लड़ रही हो लेकिन रूल्स वगैरह फॉलो करने, मर्जी नहीं चलानी है। ये देखती है कि भाई इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक, रिजल्ट आने तक पूरा सब मैनेज करती है हमारी ईसीआई। तो ये कुछ फंक्शन है हमारी ईसीआई के। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पे कहां का काम करती है, कौन कौन रहता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे बात करें तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो आरओ बोलते हैं, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये वो होते हैं जो मैनेज करते हैं वोटर लिस्ट, यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है, ईआरओ। ये स्ट्रक्चर है पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। मतलब नेशनल लेवल पे क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसा है और कौन कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो भाई 15 मिनट्स के अंदर पढ़ना है ना फटाफट से, थोड़ा बहुत कम ज्यादा मिनट्स तो चलते हैं, इसीलिए मजा आ रहा है ना। टू द पॉइंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है। मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस, लगभग अगर हम बोले तो हमारे पास 980 मिलियन वोटर्स हैं, हमारे पास 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और लगभग अगर हम बोले पोलिंग स्टेशन हमारे पास कितने, 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन है, समझ रहे हो। मैनेजिंग इलेक्शन इन इंडिया इज अ ह्यूज मैमो टास्क। अगर हम बोले भाई इलेक्शन मैनेज करना इंडिया में, इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क। ऑब्वियसली भाई इतनी बड़ी कंट्री है, मतलब इतनी अच्छी खासी पॉपुलेशन वाली कंट्री है। द ईसीआई अपग्रेड्स इट्स सिस्टम टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ईसीआई अपने सिस्टम को अपग्रेड करती रहती है टाइमली, ऐसा नहीं कि जो पहले रूल्स थे वो अभी भी चेंजेस आते रहते ताकि सब कुछ सही से चले। द इलेक्टोरल सिस्टम इज मैसिव एंड कॉम्प्लेक्स नीडिंग एफिशिएंट मैनेजमेंट। और इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है भाई? मैसिव है ना, बड़े लेवल पे करना है तो प्रॉपर जो है आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टफ हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे लोकसभा के इलेक्शंस दिखाते कि कैसे इतनी बड़ी मतलब पूरे कंट्री के चुनाव हो रहे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो कितना मैनेज करना कितनी बड़ी बात होती होगी। स्टेट इलेक्शन जो है असेंबली इलेक्शन फॉलो करती है सेम प्रोसेस, जैसे लोकसभा के चुनाव वैसे स्टेट के चुनाव होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली एट डिफरेंट टाइम्स अक्रॉस इंडिया। और इलेक्शंस अलग अलग चरणों में होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, यूपी में अलग अलग चरण में होते हैं। सेवरल पोल्स अकर एवरी ईयर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और बहुत से पोल्स होते हैं, है ना, कंट्री के अलग अलग पार्ट में प्रोसीड करते हैं, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, जिसको एमसीसी बोलते हैं। ये इंश्योर करती है कि भाई इलेक्शन फ्री फेयर हो। ये बताती है कि कैंडिडेट्स को, मतलब जो चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। गवर्नमेंट भाई अपनी पावर रिसोर्स का यूज नहीं कर सकती इलेक्शन गेन के, है ना। कोई न्यू स्कीम नहीं लाएगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी सरकार है, अब क्या हो जाएगा जब चुनाव का टाइम आएगा तो अब मेरी काहे की सरकार, है ना, अभी फिलहाल है, लेकिन अब मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगी ना कि अब ये रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ऐसे में फिलहाल तो मैं सरकार हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट पावर का यूज करूं अगर मेरी पार्टी की सरकार है ना, या मैं कुछ नई स्कीम लाऊं। मैं नहीं कर सकती कुछ भी, मुझे भी नॉर्मल पार्टीज की तरह ही रहना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को पीसफुली और रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है आप वोटर्स को, है ना, जो बेचारे वोट दे रहे हो उनको आप रिश्वत खिला रहे हो, गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, है ना, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, दंडनीय अपराध ये माना जाएगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग इलेक्शन इन इंडिया, अगर हम देखें इलेक्शन कैसे होते हैं, लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं, इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस किए जाते हैं, है ना। अगर लोकसभा के देखें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के देखें, तो इलेक्शन क्या माना जाता है भाई, डेमोक्रेसी एक फेस्टिवल है। 3 लेवल्स पे होते हैं यहाँ पे, लोकसभा, स्टेट असेंबलीज, लोकल बॉडीज। 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पे है ना। विनर जो होते हैं, अगर नेशनल लेवल पे बात करें, उन्हें एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलएज अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट लेवल के होते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी मोस्ट वोट्स यहाँ पे विंस होते हैं। मेजोरिटी पार्टी क्या करती, गवर्नमेंट फॉर्म करती, भाई जो पार्टी जीतेगी वो गवर्नमेंट बनाएगी ना। अब अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो जो लीडर होते हैं वो सीएम बनते हैं, चीफ मिनिस्टर। और अगर नेशनल लेवल पे बात करें, जो लीडर होते हैं मतलब रूलिंग पार्टी के, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। SEC कंडक्ट्स लोकल इलेक्शंस विद ECI, अगर हम बात करें जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करती है, लोकल इलेक्शंस कंडक्ट करती है ECI के साथ मिलके। तो यहाँ पे किसका ध्यान दिया जाता है कि भाई जो भी हो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। यहाँ पे हम वोट नहीं देते, मतलब कॉमन पीपल नहीं देते। यहाँ पे क्या होता है, 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 233 MLAs होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, और 12 लोग जो होते हैं उनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, है ना। सीट किस पर बेस्ड होती है, स्टेट पॉपुलेशन पे, क्योंकि हम बोले ना राज्यसभा यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, हम बोल रहे हैं, है ना। परमानेंट हाउस माना जाता है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि डब्बे में लड्डू है तो लड्डू कभी खत्म नहीं हो रहा, हम 4 निकाल दे रहे हैं, फिर उसमें 2 लड्डू आ जा रहे, मतलब नए लड्डू मतलब जाते जा रहे, पुराने जाते जा रहे, नए लड्डू आते जा रहे, डब्बा खाली नहीं हो रहा। तो वही समझ लो 6 ईयर का यहाँ पर टर्म होता है, 1/3 हर ईयर, हर 2-2 ईयर में यहाँ पे रिटायर होते हैं, और साइकिल चलती जाती है, लेकिन कभी एंड नहीं होता, खत्म नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता। जैसे लोकसभा है कि चुनाव आ रहे हैं, फिर पार्टी टूटेगी, उसके बाद फिर नई पार्टी आएगी, या वही पार्टी दोबारा आएगी, लेकिन फिलहाल वो डिसॉल्व हो जाएगी। राज्यसभा में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव, तो जी हाँ होते हैं, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। यहां भी जो है डायरेक्टली पीपल इलेक्ट नहीं करते। इनका नाम बताना कौन है, लिखो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज यानी किस किस का ग्रुप, कौन कौन मिलके यहाँ पे चूज करता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एमपीज होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो रहते हैं, और एमएलएज होते हैं स्टेट प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी के, वो लोग मिलके यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, मतलब ग्रुप रहता है उनका, और वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। यहाँ पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, इंश्योर करते हैं कि सेंटर स्टेट लेवल पे दोनों पे हो प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे मोर पॉपुलर स्टेट्स हैव ग्रेटर वेट, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां का नंबरिंग वेट ज्यादा होगा। कैन नॉट वोट, अब यहाँ पे कौन वोट नहीं कर सकते, जो नॉमिनेटेड एमपीज एमएलएज होते हैं वो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के। एमएलसीज की बात करें, जो यूटी मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं वो नहीं कर सकते। यहाँ पे ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड रेप्स वोट इंश्योर्स डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, मतलब यहाँ पे जो डायरेक्टली इलेक्टेड अगर हम बोले, है ना, जो रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वही वोट कर सकते हैं, ताकि डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी बनी रहे। मतलब जिन लोगों को हमने चुना वो लोग प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, यानी हमारा भरोसा उन लोगों के साथ है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट का चुनाव कर रहे, यानी एक तरीके से हम ही कर रहे हैं ना, इनडायरेक्ट वे में, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये ध्यान दिया जाता है। अगर बात करें बेटा, स्क्रीनशॉट याद से ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट वॉट में इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा। फिर ये हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, नाम आप लोग जो है कमेंट में जरूर लिखिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बोथ, है ना, दोनों ही हाउसेस जो है, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं दे रहे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो दोनों ही वोट दे सकते हैं, और दोनों ही हाउसेस के, लोकसभा राज्यसभा के लोग। यहाँ पर भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। जैसे हमारे लोकसभा के कौन होते हैं, स्पीकर साहब होते हैं, ऐसी राज्यसभा के कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ये प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। जब प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते तो क्या होता है, कई बार जैसे प्रिंसिपल ढंग से काम नहीं कर पा रही है, प्रिंसिपल नहीं है, तो वाइस प्रिंसिपल चार्ज संभालती है ना स्कूल में, सेम अगर प्रेसिडेंट अपना काम नहीं कर पा रही है, कुछ भी ऐसा इशू है, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पूरा टास्क यहाँ पे, मतलब ये पूरी चीजों को हैंडल करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये फटाफट से चैप्टर का इतना प्यारा क्विक रिवीजन ओपी स्टाइल में अच्छे से मिल गया होगा, ठीक है। कुछ 2-4 मिनट आगे पीछे ऑब्वियसली हो ही जाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बच्चा लाइक करना, मुझे भी पता चलेगा भाई कि कैसा लगा। शेयर करना, जिसने भी जो भी देख रहा है चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस ऐसे आती रहेंगी। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बैचेस को परचेज करने के लिए मेरा कोड KG09 यूज कर सकते हैं, है ना। KG09 है, ऐसे लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा है, रुको भाई खराब ही हो गया है ना, KG09, ओके। सो मिलेंगे बढ़िया तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के साथ ओपी स्टाइल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।